So, logical evening, everyone, and welcome to Vidhya After College series of Toppers Talk for CLAD PG. Today, we have with us one of our special students, Vishakha Shakya, and Vishakha is AIR 60. AIR 60 is a feat achieved, Vishakha. Congratulations, many congratulations for achieving it along with your final year. Vishakha is presently Thank you so much, studying, ma'am. yes, Vishakha, and Vishakha is presently studying at RMNLU Lucknow. We also have Anirudh sir with us. Anirudh sir is heading the Vidhya After College vertical. So, over to you, Anirudh sir. Thank you, ma'am. Hello, Vishaka. Congratulations on the AR60. So, starting with the Thanks, first sir. question, the Yes, first sir. myth which students have that you cannot prepare CLAT PG with your studies of college. So, I want to burst that myth right away. कि क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हो क्लैट पीजी की स्टडिंग along with your college? Sir, so basically what I essentially did was कि मेरा 4 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी अपने कॉलेज के साथ में, but then there are certain subjects which require more focus on. For example, taxation, आप सेबी पढ़ते हो, आप company law पढ़ते हो, that requires a little more efforts than usual. And I also want to say that I am a judiciary aspirant. तो फिर मेरे को that made it easier for me to study all the criminal laws and constitution, और मुझे अलग से PIL jurisprudence ये सब करना पड़ा. But that is also not a very humongous syllabus for CLAT per se. तो मैंने करा और I think in like 4.5 months I was able to complete all the subjects and revise them properly. ओके तो जैसे कि आपने बताया कि जुडिशरी एस्पिरेंट भी थे आप, तो आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गए, तो वो तो कवर हो जाते हैं. बट जैसे क्रिमिनल लॉ में भी कोई सर्टेन नहीं था कि न्यू क्रिमिनल लॉ आने वाले हैं या फिर पुराने क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, तो क्या आपने दोनों को टारगेट किया और दोनों को प्रिपेयर किया? सर, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जुडिशरी एस्पिरेंट जो होता है वो बहुत डिटेल्ड में जाके देखता है कि आपको 156 सेक्शन 156 क्लॉज 3 पढ़ना है, तो आपको बहुत सारे केस लॉ उसमें पढ़ने पड़ेंगे. बट फॉर क्लैट पर्सपेक्टिव इट हैज टू बी सीन इन वेरी डिफरेंट वे. मतलब आपको बहुत ब्रॉड ओवरव्यू लेना है, आपको बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू नहीं लेना है. तो आपको ऊपर सब कुछ पता होना चाहिए कि इसमें ये बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, साकिरी वासु में क्या बोला, ये सब आपको पता होना चाहिए. बट स्टिल यू डोंट हैव टू go in very depth for CLAT. Plus, for BNSS, for the new criminal laws, I have studied both of them because I was a student जब पहले old laws भी थे और जब मेरे को नए laws भी पढ़ने ही पड़े side by side, तो मैंने दो नहीं पढ़े थे सर. और व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक लॉज की, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आर्बिट्रेशन पूछ लेते हैं कि बिकॉज अ रेलेवेंट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज कम इन दिस ईयर ओनली, तो उसके रिगार्डिंग में आपने उसके बेयर एक्ट रीडिंग करी या कंसेप्ट रीडिंग करी? सर, फॉर आर्बिट्रेशन देर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस. मतलब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सेक्शन 45 तक भी अच्छे से कर लोगे, तो डेट मेक्स योर बेसिक्स वेरी क्लियर. बाकी फिर आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ जाता है, तो आपको वो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या है पूरा, आप कहाँ से लेके आ रहे हो, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल कैसे बन रही है, आप ज्यूरिसडिक्शन कैसे चैलेंज कर सकते हो. तो ये सब अगर आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप क्वेश्चंस आराम से बना सकते हो फिर. यस, तो जैसे कि हम बोलते हैं क्लैट पीजी में आपको पूरा बेयर एक्ट रटने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू नो द मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड आफ्टर दैट द कांसेप्ट कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, उसमें क्या कंपोजिशंस हो सकती है, ये हो सकता है. और जैसे कि टैक्सेशन लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, एनवायरमेंटल लॉ हो गया, तो इसमें आपने स्पेसिफिक बेयर एक्ट यूज करे थे या फिर स्पेसिफिक एक्ट यूज करे थे? कि जैसे हम लेबर लॉ की भी बात करते हैं, लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ में भी वास्ट एक्ट्स हैं कि 22 आपके सेंट्रल लॉज हो जाते हैं, तो क्या सारे आपने कवर करे थे या स्पेसिफिक जैसे वेजेस एक्ट कर लिया आपने या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट किया था, फैक्ट्रीज एक्ट किया था जो आया भी था, तो वो कवर किया था आपने? सर, सो बेसिकली बहुत ज्यादा सिलेबस था लेबर लॉज में, तो फिर मैंने भी आप जो बोल रहे हो वो 3-4 एक्ट्स का ही ओवरव्यू लिया था. आई डिडंट गो थ्रू द बेयर एक्ट आल्सो, आई जस्ट refer to the definitions, the changes that has been made in the past year only. तो मैंने वो सब देखा और अभी भी जो recent developments हुए हैं वो भी मैंने ऐसे ग्रो थ्रू कर लिया था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. मतलब बेसिकली आपको बेसिक जानना है उसका, आपको ये जानना है कि अच्छा वर्कर को
क्या वर्कर होता है, क्या मैकेनिज्म होगा, पूरा प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको थोड़ा बैक ऑफ द माइंड लेके चलना पड़ेगा। आपको केस लॉज पता होने चाहिए कि बैंगलोर सप्लाई वाला केस था या जो भी केसेस थे पुराने पूछे गए वो भी केसेस थे। बिल्कुल, यही स्मार्ट प्रिपरेशन का होता है कि साइंस की आपको प्रिपरेशन करना है, पर स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी है कि इस ईयर में कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, क्या लीगल अपडेट्स है, उसके बेसिस के ऊपर आपको सब्जेक्ट चूज करना है और उसके प्रोविजन चूज करना है। आप रैंडमली सारे सब्जेक्ट्स के बेयर पूरे पढ़ रहे हो, वो ये बिल्कुल इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। आप क्लैट के साथ उसके बाद फिर आपके एग्जाम्स भी होते हैं। मेरे अभी मिड सेम्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद फिर एंड सेम्स भी हुए थे। एंड सेम्स के बीच में मेरा क्लैट पड़ा था, तो आई हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ इट, और एंड सेम्स भी देने थे। तो इट इज टफ, मतलब इट इज नॉट इजी, बट इट इज नॉट इजियर, बट या यू कैन डू इट, ऐसा है। यस यस, हाँ, इट इज मैनेजेबल। हाउ डिड यू मैनेज द प्रोग्राम? कि अगर रोज आप क्या 2 घंटे निकालते थे, 2 आवर्स का आप टाइम लेते थे, या 3 आवर्स वीकली ऐसा कुछ करते थे कि कुछ नोट्स बना लिए रोज मैंने, उसको मैं वीकली रिवाइज करूंगी, ऐसा कुछ आपका शेड्यूल था क्या? Sir, so basically, in 5th year, the classes are minimal only. So I don't usually attend classes. 50% I skipped all the classes. तो मैं लाइब्रेरी जाती थी और फिर अपना वही नोट्स वगैरह बनाती थी, बाकी मॉक सॉल्व करती थी, सेक्शनल टेस्ट देती थी, मॉक सॉल्व करती थी, ये सब था। ऐसा कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं था, बट आई हैड अ एम कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स नवंबर एंड तक खत्म करने हैं, मतलब नवंबर मिड तक खत्म करने हैं। उसके बाद फिर मैं सिर्फ रिवीजन करूंगी 15 दिन। तो सिर्फ मैंने फिर रिवीजन किया, बिकॉज रिवीजन इज द की। आपको कितना रिटेन हो रहा है, आपको कितना ज्यादा आपको पता है कि आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 28 से वो कैसे डिफरेंट है। तो जब तक आपको ये चीज क्लैरिटी आ जाएगी, तब आप मतलब थोड़ा आपके दिमाग में ऐसे कंसेप्ट और आप एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है उतना रिवीजन भी जरूरी है। हाँ, exactly. So one of the biggest mistakes that I made, I just want to tell all the people कि I didn't solve the past year papers in the last. I solved them in the initial preparation phase. तो मुझे फैक्चुअल जो भी सवाल आए थे, फॉर एग्जाम्पल विच कमिटी वॉज सेट अप बाय सेबी और विच वॉज द फर्स्ट ट्राइब्यूनल इन इंडिया, तो ये सब मुझे हिट नहीं करा उस पॉइंट पे। तो आई वॉज वेरी सैड एट दैट मोमेंट ऑल्सो कि पीपल आर गेटिंग एज ओवर मी। तो had I solved them, I could have, yes sir, I could have gained 5-6 marks more. बिल्कुल। And what about the judgments? Yes sir. Judgment जो recent judgment है जनवरी से, हम बोलते हैं कि you should prepare the judgments from January to November, कि अगर इनमें से आप कुछ भी आ सकता है। recent judgment में mainly जनवरी to नवंबर वो पूछते हैं। तो how did you prepare? कि कुछ आपने magazines ली, या फिर आपने summaries का use करा, या फिर आप daily उनको जो भी judgments आ रहे थे वो पढ़ते थे? Sir, firstly, मतलब आपको 2024 और 2025 के both the years judgments are important. Secondly, I focus majorly on 2025 का judgments, but 2024 का भी electoral bonds वगैरह ये सब चीजें देख ली थी। 2025 में इतना ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं आए थे, बट देयर इज अ साइट सुप्रीम कोर्ट साइट में, तो उसमें सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए होते हैं। सेकेंडली विधिज्ञा वाली वीडियोस जो अभी आई हैं, तो वो थोड़ा लास्ट में आई, बट आई सॉ ऑल ऑफ देम। ओके, थैंक यू। उसमें भी हमने ये कोशिश की कि जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स इस साल के और रिसेंटली जो आ सकते थे उनको कवर करने की। Yes sir. It was very helpful. Thank you. I would want to ask about the practice. How did you practice the mocks? कि आपने सॉल्व किया, उनको एनालाइज किया, कुछ मिस्टेक्स देखी, तो जो उसमें मिस्टेक्स थी उनको वापस से रिवाइज किया, कैसे किया वो? Sir, so I solved mocks from the starting of the preparation. ऐसा नहीं था कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी मैं करूंगी। तो मुझे कुछ चीजें पहले से भी आती थी, तो वो भी मेरा सही हो जाता था, या कभी कुछ चीजें नहीं आती थी, वो मुझे वापस से गो थ्रू करना पड़ता था। तो फिर मैं एनालाइज करती थी, मॉक के जस्ट बाद में एनालिसिस करने बैठती थी, और मैं देखती थी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स के नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी सेड कि मेरा आईबीसी मुझे नहीं आता है, मैंने कभी नहीं पढ़ा अपने कॉलेज में, एंड देयर वाज अ मॉक फ्रॉम विधिज्ञा ओनली, तो उसमें आईबीसी का पैसेज था, एंड आई गॉट ऑल 5 रॉन्ग। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आईबीसी पढ़ना चाहिए, मुझे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
तो हाँ। आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लेती थी या फिर टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेती थी कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है, या फिर मेरा जजमेंट वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो मुझे जजमेंट वाली चीज रिवाइज करनी है वापस से कि हाँ। इसमें क्या बोला था, या फिर PIL का कोई टॉपिक है कि मुझे ये नहीं पता है, तो मैं वो चीजें टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे देखती थी और उसका वीकर सेक्शंस को अलग से एक कॉपी में मतलब ऐसे करती थी और फिर वैसे उसको सॉर्ट आउट राइट एंड क्योंकि सिर्फ मॉक्स देना ही जरूरी नहीं होता है, उसको एनालाइज Yes, करना है कि exactly. मेरी क्या मिस्टेक्स थी। Yes, उसके sir. बाद में वापस उस सब्जेक्ट में अगर मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं पता है तो मैं वो रिवाइज कर लूं ताकि वो कभी मैं भूलूं नहीं फिर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यस सर, यस सर। और जो मॉक्स अपन ने दिए कि उसको स्कोर कैसे चल रहा था, कि अपन को ऐसा लग रहा था कि स्कोर डिप हो रहा है या स्कोर अपना अच्छा ही चल रहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब तो मैं फोड़ ही दूंगी? सर ऐसा तो कभी नहीं था कि मतलब स्कोर अप और नीचे, मतलब इट वाज अ वेरी ऐसे लीनियर ग्राफ तो नहीं था, मतलब Fluctuate कर ऐसे रहा था। ऐसे 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 हाँ फ्लक्चुएट कर रहा था। तो अब कभी मतलब ऐसा पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्लैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मेरे हाथ में भी जब पेपर आया तो आई शफल्ड द पेपर और फिर मुझे लगा कि PYPs पूछे जा रहे बहुत ज्यादा, और 4-5 पैसे से मुझे दिख गए कि PYPs के, तभी मेरा मोरल एकदम डाउन हो गया कि पीपल आर गेटिंग एन एज ओवर मी, मतलब मैं पढ़ के आई हूँ तब भी मेरे को नहीं बनेगा। तो क्लैट इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो आई वाज वेरी इसलिए हर वैरायटी के मॉक्स आपको देने ही चाहिए कि एग्जैक्टली पैटर्न भी इनका सिमिलर नहीं रहता है कि अगर हम देखें इस बार 24 थे, पिछली बार भी 24 पैसेजेस थे, उसके पहले कम पैसेजेस आते थे, तो रीडिंग स्पीड भी आपकी उतनी होनी चाहिए कि आप 24 पैसेजेस कवर कर सको, क्योंकि समटाइम्स इट इज देयर कि क्वेश्चंस आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे, इनफर हो जाते हैं। तो डिड यू यूज द पैसेजेस, डिड यू रीड ऑल द पैसेजेस और डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस? सर सो फॉर दैट एक मेरा प्लस पॉइंट है कि आई रीड पैसेजेस वेरी क्विकली, तो मेरा मॉक भी पहले से ही खत्म हो जाता था। मेरा 1.5 घंटे में, मेरे सारे मॉक्स 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चले। तो मैंने सारे पैसेजेस तो एक बार गो थ्रू कर ही लिए थे, एंड देयर वर मेनी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेजेस ओनली इन दिस ईयर। तो डायरेक्टली इन्फरेंस बेस्ड ही था मोस्टली, तो वो मेरे को थोड़ा प्लस पॉइंट मिल गया। प्लस देयर वर जो फ्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें मैंने पैसेजेस स्किप करे क्योंकि मुझे पता था कि क्या क्या आंसर है, या फिर आता नहीं है तो नहीं आता है और आता है तो आता है, उसमें आपको पैसेज से नहीं मिलने वाला था आंसर। बिल्कुल। हाँ। यस सर। तो जैसे अपन ने मॉक सॉल्व करे थे, तो उसमें मॉक सॉल्व करने के बाद में क्या लगा कि मॉक्स हेल्पफुल थे या नहीं थे? Yes, sir, they were very helpful. Vidya mocks, Vidya especially gave a very comprehensive view of the CLAT because they also gave the PDF. So I used to print them and do offline practice also. So that was a plus point in that. And काफी variety. Yes sir, yes sir. OMR पे करती थी विद्या के mocks especially. और sir, a variety of topics were given in the mocks. Because there are students who did mistake in the OMR filling also. So it is very much important that you try at least 1 or 2 times कि you try on the OMR sheet. Exactly, sir. Right. Okay. So what were the mistakes that you found that this should not have been done by me? कि after paper जब भी provisional की आई कि हाँ ये मैंने देखा कि ये मैं नहीं करती तो हो जाता, सही रहता, कि और ज्यादा अच्छा स्कोर होता, कि मैंने अटेम्प्ट ज्यादा रखे। वेरी फनी इंसिडेंट ऐसा, क्योंकि मैं सबसे आगे बैठी थी, तो आई वाज लाइक कि मेरा 1 या 2 सवाल ऐसे मैं अनअटेम्प्टेड छोड़ने ही वाली थी कि ये वाला नहीं करती हूँ, पर वो सर मेरा पेपर ही नहीं ले रहे थे। तो फिर तो वो कहते कि रुक जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सर ही बोल रहा है ना, अभी मैं कर ही देती हूँ मार्क। तो मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया 2 बहुत कॉन्फिडेंटली कि चलो ठीक है, टाइम है तो कर देती हूँ। तो सर ये फर्स्ट मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक ये थी कि मैंने PYPs नहीं करे। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि कर लो लास्ट पॉइंट पे कर लो, पर मुझे लग रहा था कि PYPs से तो सेम कोई क्यों ही देगा। हाँ, यही तो क्लैट कंसोर्टियम की आता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यस सर, तो मुझे बस वो लगा, क्योंकि मेरा मॉरल डाउन हो गया था उस पॉइंट पे कि शायद नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने नहीं करे। 6 पैसेजेस मेरे सारे सही नहीं गए हैं, बाकी बच्चों के गए थे सही। तो उस चीज पे मुझे लगा कि मुझे कर लेना चाहिए था, और मैंने मतलब 5 दिन तक अपने घर पे भी बोला है कि मुझे कर लेना चाहिए था। But now you can be happy. AR60 is not bad. Yes sir, yes sir. बिल्कुल। और जैसे अगर मैं पूछूं
कि अपने जो सब्जेक्ट्स तो हमने सारे कवर कर लिए, जजमेंट भी कवर कर लिया, अब लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज क्या थी कि एक दिन पहले क्या कर रहे थे कि पूरे सारे के सारे नोट्स जो हमने बनाए थे शॉर्ट्स नोट उसको रिवाइज किया या फिर रिलैक्स किया? सर रिलैक्स तो नहीं कर पाती हूँ मैं लास्ट दिन पे तो मैंने सब कुछ रिवाइज किया, मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं सारे इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स तो एक बार रिवाइज कर लूँ, चाहे ऐसे छोड़ दूँ, कंपनी लॉ वगैरह इतना मेरे को आता भी नहीं है, तो मैंने उनको थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से देखा, पर बाकी जो सब्जेक्ट्स थे दैट आई फील कि आना चाहिए तो वो मैंने सब अच्छे से रिवाइज किया। जैसे गवर्नर वाला, वो गायत्री वाला स्वामी, ये सारे जजमेंट्स थे वो सारे अच्छे से एक बार को रिवाइज किया। और जब सर भी वो जजमेंट्स को करते थे आप रिवाइज कर लेते हो ना तो एक बार एक दिमाग में बैठ जाता है। जैसे वक्फ वाला था, तो वक्फ वाला मैं और मेरी दोस्त ने मतलब रिक्शे में जाते हुए रिवाइज किया कि, पर वो आया नहीं, दैट इज गॉड्स ग्रेस पर आना चाहिए था सर कुछ तो। बिल्कुल। जैसे जजमेंट्स हम करते हैं तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बेंच का स्ट्रेंथ कितनी है, जजेस के नाम क्या हैं, ये सब भी याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो हाउ डिड यू गो थ्रू दैट? सर फॉर लैंडमार्क जजमेंट्स उसमें मैंने देख लिया था कि कितनी बेंच है, किसका डिसेंट है और ये सब, पर अगर 2 जज बेंच है या 3 जज बेंच है तो उसका आई डोंट मेक इट, मतलब मुझे इतना नहीं लगता कि देखना चाहिए कि मेजॉरिटी से ज्यादा डिसेंटिंग ओपिनियन पूछ लेते कभी-कभी कि डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था, तो उनका नाम याद रखना चाहिए। यस सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल, राइटली सेड। ओके, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सर, आपसे भी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।